आज आप लोगों का टेस्ट सीरीज फर्स्ट है ये एसएससी जीडी के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन जो हैं वो अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको मिल रहे हैं। तो मेरे लिए ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको देखते हैं कैसा रीजनिंग का पेपर है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है ये, और ऊपर लिखा भी है निम्नांकित श्रृंखला को पूरा करिए। 31 है, (31, 28, 31, 31 और 31 के बीच में 28, 31 और 31 के बीच में 29, 31 और 31 के बीच में 30। तो अब हमें समझ में आ रहा है इस 31 और इस वाले 31 के बीच में क्या आएगा। इसी ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो 31 ही आएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड में निम्नांकित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। जो इस समूह में नहीं आता उसे बताइए। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक में अधिकांश समय ऐसा देखने को मिलता है, ऑड चुनिए, विषम चुनिए। मेरी समझ से यह भाषा बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इसमें विषम नाम का शब्द तो होता ही नहीं है। रीजनिंग में शब्द होता है विजातीय, और यहां तो ये विजातीय भी ढूंढने की बात नहीं कर रहा है। यहां वो कह रहा है 4 में से 3 समान हैं, एक अलग है, उसको बताइए। यानी पहले वो 3 समान ढूंढने की बात कर रहा है या एक अलग की बात कर रहा है। तो हमेशा आप इसमें 3 ढूंढिए, कभी भी एक मत ढूंढिए। 3 ढूंढने के बाद जो एक ऑप्शन बचता है वो सही होता है। तो यहां पर देखते हैं 91 एंड 12, 46 एंड 10, 42 एंड 33, यहां है 20 एंड 38। अब इसमें समानता की बात करें तो कहीं कोई ऐसा लॉजिक, कहीं कोई ऐसी कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही है कि जहां हम कह सकें कि इनमें समानता है। एक ही समानता नजर आ रही है, बड़ा नंबर है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है। लेकिन फोर्थ वाले में देखिए, आगे वाला छोटा है और पीछे वाला बड़ा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो बड़े आसान प्रश्न हैं। आगे बात करते हैं, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में वो कह रहा है निचली सतह पर कौन सी आकृति फर्स्ट के निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो आकृति फर्स्ट का मतलब ऊपर क्या है, 3। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। सबसे पहले यह पता करिए इन दोनों फोटोज को देखकर, दोनों फिगर्स को देखकर कि डाइस कैसी है। तो 1 और 6 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डाइस सिंपल है। सिंपल में क्या करते हैं, सॉल्व करना होता है। कितने फेस कॉमन हैं, 6, और यहां भी 6, एक फेस कॉमन है। तो यहां से 6 2 3 क्लॉकवाइज 6 2 3, और इसी 6 से फिर से चलेंगे हम 6 1 5। ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, 6 का अपोजिट जो बच गया 1 to 6 में, 1 से 6 तक की गिनतियों में क्या बचा है, 4। तो हमें समझ आ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 5। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपसे ट्राइंगल्स काउंट करवा रहा है। आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से और इन दोनों से, इस तरह से टोटल कितने हुए, 8। सेम एज, सेम एज और सेम एज। इन सब में आपको कितने मिल जाएंगे, 8 8 मिलेंगे। उसके बाद इनकी मर्जिंग करने के बाद देखा जाए तो कितने हो जाएंगे। देखिए यहां से 1,
उसके बाद दूसरा, फिर ऐसे ही 1 और 2, 2 ये और 2 यहां से, सेम एज 1 और 2। उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा देखने में आसानी होगी। यहां से देखिए 1, उसके बाद देखिए दूसरा, और उसके बाद एक ऐसे देखिए यहां से, कितने हो गए? 3। तो हमें समझ आया 8 8 8 8, 32 प्लस 32 प्लस 2 2 2, और उसके बाद कितने? 3। टोटल कितना हो जाएगा? 41। तो हमारा आंसर 41। देखिए ऑप्शन में 41 है क्या आपके पास? 41, आंसर डी। अगला देखिए, अपडेट को FRWCRY कैसे लिखा जा रहा है? देखिए DF +2, PR +2, UW +2, उसके बाद EC -2, TR -2, AY -2। बाद वालों में सब में -2 और पहले वाले सब में +2। तो देखिए वो बात कर रहा है आपसे ब्लेंडी, BLENDY। तो E को +2 करेंगे तो कितना? G आएगा। L को +2 करेंगे N आएगा। B को +2 करेंगे D आएगा। और उसके बाद Y को -2 करेंगे, Y को -2 करेंगे तो W आएगा, D को -2 करेंगे B आएगा, और N को -2 करेंगे तो L आएगा। तो GNDWBL, GNDWBL फोर्थ वाला दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल सही है फोर्थ। अगला देखिए, R is greater than P, P is greater than either equal U, U is equal to S, और फिर डेटा दूसरा है P is less than W and W is equal to Y। वो आपसे पूछ रहा है क्या R बड़ा है W से? तो आप एक काम करिए, R से W तक चलिए। R is greater than P, और P के बाद U है इधर, लेकिन P के बाद यहां W है। आप डायरेक्ट W को कनेक्ट करिए। P is less than W, दोनों साइन अपोजिट हैं, इसलिए R और W में कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। इसलिए यहां पर हमारा आंसर जो है ये कैसा हो जाएगा? गलत। उसके बाद सेकंड वाले की बात करते हैं, U छोटा है W से, तो W से पहले P तक आइए, P is लेस देन W, और यहां कह रहा है P is greater than either equal U, P is greater than either equal U। तो हम देख पा रहे हैं कि W बड़ा है किससे? U से। इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड अनुसरण करता है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, M को L लिखा गया है, यानी क्या किया है? -1। N को O लिखा गया है +1, O को N -1, P को Q +1, -1 +1 -1 +1। तो -1 करेंगे F को तो E आ जाएगा,
G को +1 करेंगे H आ जाएगा, H को -1 करेंगे G आ जाएगा, I को +1 करेंगे तो J आ जाएगा, EHGJ आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला देखिए नॉन वर्बल, ये भी बड़ा आसान है। इसको ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री, फिर से रोटेट किया 90 डिग्री, फिर इधर 90 डिग्री, अब इधर ले जाएंगे 90 डिग्री, यानी ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए अजय और विजय सुबह योगा कर रहे हैं। अजय और विजय एक दूसरे के सम्मुख हैं, एक दूसरे के सामने हैं। विजय की छाया अजय के वाईं ओर है। अजय किस दिशा के सम्मुख है, यानी अजय का फेस किस डायरेक्शन में है? मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए कि आप केवल इस सेंटेंस को उठा लीजिए। जब जब आमने सामने फेस हो और परछाई पड़ नहीं रही हो, दाईं या बाईं ओर हो, तो इस अजय को यहां से हटाइए और अजय की जगह सुबह लिखा है सूर्योदय। सूर्योदय कौन सी डायरेक्शन से होता है? पूरब। आप अपना फेस पूरब में करिए और पूरब के बाईं ओर, मेरा फेस पूरब में है, पूरब के बाईं ओर क्या होता है? नॉर्थ। तो अजय के फेस की बात करेंगे तब तो नॉर्थ, और विजय के फेस की बात करेंगे तो साउथ। लेकिन हमसे पूछा किसका जा रहा है? अजय का। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यानी थर्ड। अगला देखते हैं कोई कौआ पक्षी नहीं है। कोई भी कौआ जो है वो क्या नहीं है? पक्षी नहीं है। सभी पक्षी जानवर हैं, और जितने भी पक्षी हैं वो सब क्या हैं? जानवर। पहला, कुछ जानवर कौए हैं। हमें पक्का पता है कुछ जानवर पक्षी हैं, और कोई भी पक्षी क्या नहीं है? कौआ। इसलिए कुछ जानवर जो पक्षी हैं वो भी कौआ नहीं है, और ये कह रहा है हैं, तो कैसा होगा? गलत। कुछ जानवर पक्षी हैं, जानवर का कुछ पार्ट पक्षी ने दबा रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कुछ जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल ठीक होगा। और लास्ट, कोई जानवर कौआ नहीं है। कोई भी जानवर कौआ नहीं है। ये बाहर वाले जो जानवर हैं वो तो कौए हो सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं है। तो तीसरा वाला भी गलत होगा। बाकी इन दोनों में आइदर का केस भी यहां से इसलिए नहीं निकलेगा कि ऊपर वाला 100% गलत है, उसके लिए हम आइदर की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी आंसर थर्ड सही होगा। अगला देखिए 4 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? लंबवत यानी परपेंडिकुलर। तो घड़ी की सुइयां 4 बजे से 10 बजे तक कितने बार परपेंडिकुलर होंगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें 2 बजे से 4 बजे तक तो 3 बार, और बात करें 8 बजे से 10 बजे तक तो भी 3 बार। इन 2 घंटों में 3-3 बार होती हैं, बाकी हर घंटे में 2-2 बार होती हैं। तो यहां 4 बजे से 5 बजे तक 2 बार, 5 से 6 तक 2 बार, 6 से 7 तक, 7 से 8 तक, और 8 से 10 तक 3 बार। क्योंकि जब ठीक 9 बजता है तो उसकी काउंटिंग 9 और 10 के बीच में हो जाती है, 9 और 8 के बीच में भी हो जाती है। पोजीशन 1 है, काउंटिंग 2 बार हो जाती है। तो ये 2, 4, 6, 8 और 3 कितना होगा? 11 बार, यानी आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, बी। चलिए अगला देखते हैं। एक थैले में 8, 4 और 1
के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। कुल 30 रुपए हैं। 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपए वाले हैं। और ये टोटल कितने हैं? 30 रुपए। अब देखिए, एक सामान्य कैलकुलेशन इसमें की जाए तो 50 पैसे वाले 1 रुपए के कंपैरिजन में 4 गुने हैं। इसका मतलब संख्या में 4 गुने हैं तो कीमत में 2 गुने हैं, क्योंकि 50-50 पैसे से 1 रुपया 2 50 पैसे चाहिए। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि रियल रेशियो अगर इसका देखा जाए रुपए के हिसाब से तो कितना आएगा? 2। सिक्के 4 हैं 50-50 पैसे के, लेकिन रुपए कितने हुए? 2। 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो रुपए कितने हुए? 2। यानी अनुपात क्या निकल कर आएगा? 2, 2 और 1। इसका मतलब 2 शेयर 25-25 पैसे वालों के, 2 शेयर 50 पैसे वालों के और 1 शेयर 1 रुपए वालों का। तो 30 रुपए में से 5 पार्ट करेंगे तो 6 रुपए, यानी 6 इसके, 12 इसके और 12 इसके। अब 12 रुपए के 25 पैसे कितने हो जाएंगे? 12 रुपए के 25 पैसे की बात करेंगे तो 48, और 12 रुपए के 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 24, और 1 रुपए के 6 कितने हो जाएंगे? 6 रुपए। तो 6 1-1 के हैं, 24 50-50 पैसे के हैं और 48 25-25 पैसे के हैं। पूछ किसके रहा है हमसे? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्के होंगे 24 यानी 24। आंसर हो जाएगा डी। पतलून, कमीज और वस्त्र दोनों ही वस्त्र होते हैं, पतलून भी और कमीज भी। ये तो बड़ा आसान है। पेपर हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ प्रश्न आसान होते हैं और कुछ टफ होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर 50 प्रश्न आते हैं तो 50 में से 40 बहुत आसान होते हैं, असली कंपटीशन 10 का होता है। लोग ये समझते हैं कि आसान आता है पूरा पेपर, टफ तो थोड़े बहुत आते हैं। असली कंपटीशन ही थोड़े बहुत का होता है। ए बी से बड़ा है। ए बड़ा है किससे? बी से, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि सी, यानी सी ज्यादा बड़ा है। ए भी बड़ा है बी से, लेकिन सी ज्यादा बड़ा है। ई केवल डी से बड़ा है। यह सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। ई केवल डी से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब बाकी सब लोगों से छोटा है। कौन? ई। ई जो है वो सिर्फ किससे बड़ा है? डी से। तो इन्हीं 5 लोगों की बात कर रहा है, तो बाकी तीनों जो हैं ई से बड़े होंगे। ई सिर्फ डी से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। पूछ क्या रहा है आपसे? समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा डी होगा। और सबसे छोटा कौन है ये पता करने के लिए तो ये अकेला सेंटेंस काफी है। ई केवल डी से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, यानी सबसे छोटा कौन है? डी। अगला देखिए, कौन सा चिन्ह समूह इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा? तो आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, केवल आप डिवाइड को फोकस करिए। पहले नंबर पर डिवाइड अगर हम लगाते हैं तो 24 से 15 डिवाइड नहीं होता, यानी पहले ऑप्शन के सही होने की संभावना न के बराबर है। सेकंड नंबर पर डिवाइड लगाते हैं तो 8 से 24 डिवाइड होता है। सेकंड नंबर पर यहां भी है। थर्ड नंबर पर डिवाइड होगा तो 12 का डिवाइड करेंगे, 8 में डिवाइड नहीं होगा, यानी सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से आप किसी एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए सही है या गलत है। सेकंड वाले की बात करते हैं तो +15 + 24, सेकंड नंबर पर डिवाइड 8 मल्टीप्लाई बाई 12 - 7 = 44। डिवाइड करिए 3, मल्टीप्लाई करिए 36 + 15 यानी 50
51 माइनस का 7 यानी कितना 44। बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है। भाई इससे ज्यादा आसान तो मैं समझता हूं कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आसान से हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान का आंसर हर कोई देकर आता है, और जिसका आंसर हर कोई देकर आता है वो प्रश्न कभी सिलेक्शन नहीं कराता। सिलेक्शन वो प्रश्न कराते हैं जिनका आंसर हर कोई नहीं दे पाता है। इसका मतलब दोनों की माएं एक दूसरे की बहन हैं, तो दोनों मौसेरे भाई बहन हैं। ए का बी से क्या संबंध है? ए लड़का है, लड़की कंफर्म नहीं है, इसलिए मौसेरा भाई भी हो सकता है और बहन भी, यानी आंसर बी होगा, सेकंड होगा। नवंबर 1993 में चौथा शुक्रवार किस दिनांक को होगा? इसके लिए तो आपको सबसे पहले 1 नवंबर 1993 का दिन निकालना पड़ेगा, जिससे हम चौथे शुक्रवार तक पहुंच पाए। तो सेंचुरी कितनी? 19, ईयर 92, 93 रनिंग में है। महीने जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, खत्म। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। 10 का मतलब कितना हुआ? 3। तो हमें समझ आया महीनों की वैल्यू 3 और दिन 1 है। इन दोनों को और चेंज करिए। 1900 का मतलब 300, 1600 तक 0। 100 वर्ष की वैल्यू 5 दिन, 300 की वैल्यू 15 दिन, और 15 दिन को कह सकते हैं हम 1 दिन। 92 ईयर्स में केवल आप लीप जोड़ दीजिए और ये दिन बन जाएंगे 23। इसको प्लस करेंगे तो ये 5 और यहां से हो जाएगा 11। ये सब दिन हो गए, और दिन को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड है ऑलरेडी, इसको डिवाइड करेंगे, यहां से 3 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 1 आएगा। 1 3 3 7 0 हुआ, 1 1 यानी मंडे। तो हमें समझ आया कि 1 नवंबर को तो मंडे, 2 नवंबर को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे। इस तरह से अगर हम देखें तो 5 नवंबर को आ जाएगा फ्राइडे। कैसे आ जाएगा 5 को? पहला नंबर मंडे का, 5वां नंबर फ्राइडे का, तो 5 नवंबर को मंडे। ये 5 नवंबर को कौन सा? 5 नवंबर को फ्राइडे। 5 नवंबर को फ्राइडे कौन सा फ्राइडे होगा? ये फर्स्ट फ्राइडे होगा, और वो बात कर रहा है 4th फ्राइडे की। इसका मतलब फर्स्ट से आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद, यानी 26 नवंबर को फ्राइडे होगा, और ये कौन सा फ्राइडे होगा? 4th फ्राइडे। तो आंसर 26 नवंबर। देखिए 26 नवंबर हमें पहले ऑप्शन पर ही दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, नॉन वर्बल है, इजीली समझ पा रहे हैं हम। यहां अगर इस तरह से खड़े हो जाएं तो राइट हैंड खाली है, लेफ्ट हैंड फिल है। यहां राइट हैंड खाली है, लेफ्ट हैंड फिल हो रखा है, राइट हैंड खाली है, लेफ्ट हैंड फिल हो रखा है। तो यहां जब हम देखेंगे तो एक साइड आपको खाली मिलेगी और दूसरी साइड फिल मिलेगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली साइड आपको फिल मिलेगी और ये साइड खाली मिलेगी, यानी हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा बी। अगला देखिए, ये भी नॉन वर्बल का ही है। ये पेपर को फोल्ड करके यहां तक लेकर आए, और यहां आई थिंक इसमें एक कट लगाया है इस तरह का। तो ये कट यहां है तो लौटकर इधर भी आएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो ये कट इस तरह से भी आएगा, यानी आपको कैसा दिखाई देगा? जैसा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट होगा ये। 4 इंच आकार वाले एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे, काले रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा होगा?
4 इंच वाला एक बड़ा क्यूब है, उसको 1-1 इंच वाले छोटे क्यूब्स में तोड़ा गया है, काटा गया है। तो 1-1 इंच वालों में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसको काटेंगे, तो टोटल क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। इन 64 में से कितने ऐसे होंगे जिनकी केवल सिंगल साइड कलर्ड होगी? तो सिंगल साइड कलर्ड जो है वो केवल कहां से निकलेगी? बिल्कुल फेस से निकलेगी। ये एक साइड से कलर्ड, ये एक साइड से, ये एक साइड से और ये एक साइड से। कितने? 4 निकल रहे हैं। और फेसेस कितने होते हैं? 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। आंसर 24 हमें मिल रहा है 4th नंबर पर। ये इस तरह से आपका पेपर सॉल्व हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां मजबूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराए जा सकते, वो आप क्लास में आकर क्लियर करते हैं या और हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप कवर करते हैं इसको। बाकी यहां केवल सॉल्यूशन की बात थी, वो सॉल्यूशन आपको दिखाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सटी में और इसी तरह से यात्रा करते हैं, देखिए कहां तक पहुंचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, निष्कर्ष आगरा के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अवधेश कुमार शर्मा आपके SSC GD की परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर डिस्कशन करता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान देना। प्रश्न नंबर 1 है, शब्द समूह के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों देखिए, युग्म शब्द का अर्थ तो जोड़ा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये स्त्री और पुरुष का ही जोड़ा हो। पति पत्नी का भी जोड़ा है और दंपत्ति जो विकल्प है वो इसका सही आंसर है। इससे आगे थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अर्थात ये 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इसमें से जो वर्तनी की दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से ठीक लिखा है उसका चयन करना था। तो पहला शब्द है इनकार, दूसरा इनकार है, तीसरा इंकार है और अंतिम विकल्प है वो इंकार है। इसलिए शुद्ध वर्तनी में आप इस विकल्प का पालन करेंगे। इससे आगे थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विपुल शब्द का सही विलोम छांटना है। विद्यार्थियों, ये विलोम या विपरीतार्थक अर्थ वाला हुआ करता है। विपुल का अर्थ अधिक होता है, इसलिए इस शब्द का जो सही उत्तर है वो न्यून होगा, जिसका अर्थ कम होता है। और उससे आगे थोड़ा ध्यान देंगे। अमृत शब्द का पर्यायवाची छांटना है। मित्रों, कभी कभी पर्यायवाची के नाम से आता है, कभी समानार्थी के लिए आता है। तो अमृत का पर्यायवाची वैसे तो कई सारे हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ इस विकल्प में जब देखा जाए कि कौन सा विकल्प है, तो विद्यार्थियों नवनीत मक्खन को कहते हैं जो दही में से निकाला जाता है, और सोनित का अर्थ है सुनहरा रंग है, और आसव का अर्थ है एक प्रकार का मिश्रण, और पीयूष जो विकल्प दिया है वो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आगे प्रश्न देखेंगे। शैतान की आंत, मुहावरे का सही विकल्प चयन कीजिए। तो ये मुहावरा है। मुहावरा स्टूडेंट अक्सर ऐसा होता है जिसका कथन कहीं होता है और अर्थ दूसरी जगह लगाया जाता है। तो शैतान की आंत का जो सही विकल्प है वो विकल्प संख्या बी है, अत्यंत। इसका जो सही विकल्प है वो ये है, बहुत लंबी वस्तु। ये शैतान की आंत का अर्थ होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। त्रिशंकु होना, मुहावरा है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का अर्थ है किसी और का नहीं रहना। विकल्प संख्या बी ही इसका उत्तर होगा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन है पगड़ी रख और घीचक, ये कहावत है। लोकोक्ति भी इसी को कहते हैं, कहावत भी इसी को भी कहते हैं।
तो जो कहावतें होती हैं इनका सीधा अर्थ होता है पगड़ी रख और घी चख। इस कहावत का जो अर्थ है ऐसा कहना चाहिए, निर्लज्ज होकर के कुछ पा लेना, ये इसका विकल्प का अर्थ होगा। आगे ध्यान देंगे, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय बताना है विद्यार्थियों। तो हिंदी शब्द संपदा में जो शब्द हुआ करते हैं वो 4-5 रीति से शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्यय से जोड़ करके होते हैं, उपसर्गों से मिलकर के होते हैं, संधि से शब्दों का निर्माण होता है, समास से शब्दों का निर्माण होता है, कुछ शब्द अपने में मूल होते हैं। तो ये कनिष्ठ शब्द है वो प्रत्यय से मिलकर के बना है। और इसका जो करेक्ट, थोड़ी सी एक अशुद्धि आ गई है, यहाँ जो इष्ट लिखा है ये शब्द थोड़ा सा गलत है। करेक्ट शब्द ये है, कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ा है, इसीलिए विकल्प ये होगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग की गलती हो गई है। यहां से आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है प्राचार्य शब्द में उपसर्ग बताना है। अब इस शब्द को उपसर्ग की रीति से हल करना है कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। अब प्राचार्य शब्द के हमारे लिए 4 विकल्प आए हुए हैं। तो देखिए, ये हमारा कोई उपसर्ग है नहीं और आर्य कोई उपसर्ग है नहीं और प्राच भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए सही विकल्प होगा ये प्र प्लस आचार्य अर्थात प्राचार्य होगा। इससे आगे ध्यान देना, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। अब देखिए विद्यार्थी, प्रश्न की ओर ध्यान देना। शब्द लिखा है दृष्टि, लेकिन ये दोष किसका है? ये दोष ये टाइपिंग का दोष है। दृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है। दृष्टि का शुद्धिकरण है वो ये होगा, सॉरी, ये है दृष्टि। तो संधि का विच्छेद से असंगत चुनना है। तो यहां इसका जो सही विकल्प है ये है फणे प्लस इंद्र। रियल में यहां पर जो सही संधि विच्छेद है वो शब्द होगा फणी प्लस इंद्र, इसलिए सही विकल्प ये होगा। आगे थोड़ा सा ध्यान देना, उन्मुख शब्द का विलोम लिखना है विद्यार्थियों। ये विलोम या विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं, जो विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं विलोम, तो उन्मुख का सही विकल्प है विमुख। वास्तविकता ये है कि उन्मुख जो शब्द है ये इस शब्द से बना है संधि के माध्यम से। तो ये जो त है वो ना में बदल गया है, शब्द बना है उन्मुख, तो इसका जो विलोम है वो विमुख होगा। आगे ध्यान देना, सत्याग्रह शब्द में संधि है। अब सत्याग्रह शब्द को देखना है। तो विद्यार्थियों, मैंने परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए इस पर कुछ चर्चा की है, आपके लिए कुछ चर्चा की है, थोड़ा सा ध्यान देना। सत्याग्रह देखना है। अब सत्याग्रह शब्द की जब बात करते हैं तो एक संधि है जिसका टुकड़ा किया जाए सत्य प्लस आग्रह। अब यहां पर आ की ध्वनि है और यहां पर आ की ध्वनि है और दोनों मिलकर के ऐसा बनाती हैं, इसलिए संधि यहां होगी। ये बड़े आ का स्वर है, इसीलिए दीर्घ स्वर वाला विकल्प ही आपका उत्तर होगा। आगे ध्यान देना, प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब अशुद्ध वर्तनी के लिए जो गलत लिखा हुआ विकल्प है उसको चयन करना था आपको। अभी एक शब्द है अहिल्या, एक शब्द है आकाश, एक शब्द है अर्थ और एक शब्द है अहल्या। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, ये सही है, ये सही है। जो शब्द अहिल्या लिखा है आपका उत्तर ये होगा, क्योंकि इस अहिल्या का
इस अहिल्या का जो शुद्ध रूप है वो ये है, ये होगा। आगे थोड़ा सा ध्यान देना, प्रजा शब्द का बहुवचन बताना है। अब प्रजा शब्द का बहुवचन बताना है तो प्रजा शब्द का बहुवचन है वो विकल्प संख्या बी है, प्रजाजन कहते हैं, प्रजाजन, प्रजागंध और प्रजाहत जो दिया है इसका विकल्प ये होगा। आगे ध्यान देना, आलू शब्द किस भाषा का है। अब देखिए लेखन में तो भाषा को भी ठीक से नहीं लिखा, ये टाइपिंग की मिसिंग है, भाषा को ऐसे लिखा जाना चाहिए। आलू शब्द को बताना है किस भाषा का है, तो आलू देखा जाए तो आलू देन ही पुर्तगालियों की है। हम भारतवासियों के लिए आलू जो शब्द है वो पुर्तगालियों के लिए द्वारा दिया गया है, इसीलिए विकल्प ये सही होगा। आगे देखेंगे, निम्न में तद्भव बताना है विद्यार्थियों। तद्भव शब्द खास करके हम अपनी बोलचाल में तो तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द है यौवन, एक शब्द है योगी, एक शब्द जीर्ण है। तो एक ऐसा नियम भी था कि य वर्ण से प्रारंभ होने वाले अधिकांशतः शब्द जो है तत्सम हुआ करते हैं। तो जो जीव शब्द है वो आपका वास्तविक उत्तर होगा, जीव शब्द आपका वास्तविक उत्तर होगा। आगे ध्यान देना, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है आपको। हमारी परीक्षाओं में किस तरीके का भी प्रश्न आता है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना चाहिए। तो ये शब्द समूह आया है तैरकर पार होने का इच्छुक। जो तैरकर पार होना चाहता है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। अब देखिए दोष थोड़ा सा ये भी है, ये जो विकल्प देख रहे हैं ये विकल्प है, शब्द को ऐसे लिखा जाना चाहिए, तितीर्षु, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला, उसको तितीर्ष कहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग आई है, इसीलिए विकल्प तो यही होगा उत्तर का। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन संख्या 18, लक्ष्मी शब्द के सही पर्यायवाची वाले विकल्प का चयन करना है। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा एक अलग किस्म का प्रश्न है, खास करके ये देखा गया है कि एक शब्द में ही मांगा गया होता है विकल्प, लेकिन यहां तो कई सारे शब्दों को देखा गया है। अब प्राणप्रिया, दुहिता, पद्मालया और कमला, इसका मतलब है इसमें ये जो दुहिता शब्द है ये इस विकल्प का पालन नहीं होने देता है। बल्लभा, इंदिरा, पद्मासना और श्री, इसमें जो बल्लभा है ये इस विकल्प का उत्तर नहीं होने देता है। इधर में नंदिनी, विष्णुप्रिया, रमा और तनया, तनया पुत्री का है, इसलिए विकल्प ये भी नहीं होगा। सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, भार्गवी, ये जो विकल्प संख्या सी है इसके सभी शब्द लक्ष्मी का पालन करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ध्यान देना, पाखंडी व्यक्ति। पाखंडी व्यक्ति के लिए एक मुहावरा निर्धारित करना है। पाखंडी व्यक्ति के लिए तो पाखंडी व्यक्ति वो होता है जो हर समय नए नए वेश धारण करके लोगों से ठगी किया करता है, उसको पैंतरेबाज कहते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदी न फारसी लालजी, खाली स्थान, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा करना है। अभी एक कहावत पूरी करनी है आपको, हिंदी न फारसी और लालजी बनारसी। बहुत अच्छा, ध्यान देना, इसका विकल्प ये होगा। नमस्कार छात्रों, मैं जीएस पलवार निष्कर्ष आगरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने एसएससी जीडी का जो टेस्ट सीरीज़ पहली है उसके मैथ्स के सवालों को सॉल्व और आंसर की आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्रम को जारी करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी और उसे 360 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो जैसे आपको पता है कि किसी भी वस्तु को कितने में खरीदा गया, सीपी दिया हुआ है, यहां पर सीपी दिया हुआ है, वो है 450 रुपए, और एसपी जो दिया है आपको दिखाया गया है इसमें कि एसपी का जो वैल्यू है वो 360। तो जैसा कि आपको पता है कि खरीदा गया 450 रुपए में और बेचा गया है 360 रुपए में, तो आपको पता है कि खरीदा हुआ मूल्य बेचने वाले से अधिक है, तो सीधी बात है हानि होगी, और हानि दिख रही है आपको 90 की। अब नीचे होता है हमेशा सीपी, और सीपी कितना है 450। अगर वैल्यू को परसेंटेज बनाना होता है तो 100 से मल्टीपल कर देते हैं। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे 5 टाइम कैंसिल हुआ, 5 से 20 टाइम कैंसिल हुआ, इसका 20% का लॉस हुआ, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है सेकंड कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर, ये यहाँ टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती है, स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये वाली सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो देखो आपको दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल, इसमें दिया है उसकी साइड्स जो है इक्वल 114 सेंटीमीटर, और जैसे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड्स स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो देखिए आपने लगाया इस वैल्यू को, ए का वैल्यू दिया है 3/4, ए का वैल्यू है 114, 114, 2 से 2 टाइम 2 से हो गया 57, और इस 2 से ये 57, 57 का अगर मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके सामने 7, 49 और 32 इंटू √3, जिसका कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट बना आपका ऑप्शन नंबर बी। लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, और इसमें लिखा है देखिए कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3, 12 और 12 हैं, और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई। जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप खुद कोशिश करने की कोशिश करें, बाकी मैं बता देता हूँ। देखिए पेनों और पेंसिल और रबड़ का ये जो नंबर्स है 3:2:1, ये जो है रेशियो दिया हुआ है, उनकी संख्याओं का दिया गया है। अच्छा, हमारे पास जो खर्चा है उनका मूल्य है, वो रेशियो दिया उनका, ये दिया संख्या का रेशियो, और ये दिया खर्चे का रेशियो 3, 12 और 12। आप देखिए जैसे नंबर्स दिए 3, 2, 1 और खर्चा दिया है 3, 12, 12। तो देखा जाए अगर इसको मैं टोटल खर्चा निकालने की कोशिश करूं तो संख्या 3 है और 3 खर्चे हो रहे हैं, तो टोटल 9 रुपए उसने खर्च किए किस पर, पेनों पर, पेन। दूसरा दिया है पेंसिल और रबड़, जैसे कि लिखा हुआ है। अब देखिए इनका खर्चा ये हुआ, 2 संख्या है 12 के हिसाब से खर्च कर रहा है, ओवरऑल खर्च हुआ 24 और इसका खर्चा 12। अगर देखा जाए कुल खर्चे की बात करें हम, तो कुल खर्चा हो रहा है 24, 36 और 9, 45 रुपए का। लेकिन ये वाला जो खर्चा दिया हुआ है वो खर्चा आपके सामने 720 का है। तो अगर यहां से 1 की वैल्यू निकाली जाए तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 720 अपॉन, अब देखो कैलकुलेशन करना चाहें तो देखिए 9 से 5 टाइम कैंसिल हुआ, और 9 से ये टाइम कैंसिल हुआ 80 टाइम, इससे ये 16 टाइम कैंसिल हुआ। अभी देखिए आपने क्वेश्चन में देखा होगा, ये जो रिजल्ट आया आपके पास 1 वैल्यू आ गया 16 के, और वैल्यू पूछना किसका चाह रहा है पहले ये देखिएगा। इसमें पूछा है तो बॉक्स में पेनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई, तो पेनों का जो कंडीशन बन गई थी, ये खर्चा टोटल बन रहा था वो 9, तो 1 वैल्यू है 16 के, तो 9 वैल्यू हो जाएगी 16 × 9, जो रिजल्ट आता है 144। इसलिए ये वाला ऑप्शन देखा जाए तो पहले ऑप्शन में ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। 32 एक वर्ग का एरिया 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत का पैरामीटर दिया है वो 80 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग की भुजा पूछी गई है। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जो ये वाला है ना पैरामीटर, परिमाप जो दिया है आयत का, और आयत का परिमाप जैसे आपको पता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है और दिया किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर। इससे 40 टाइम कैंसिल हुआ। अभी देखिए जैसा कि ऊपर मेंशन किया था कि एक वर्ग का क्षेत्र 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले, जो लंबाई दी है वो 32 सेंटीमीटर है, तो l का वैल्यू हो गया 32। तो अगर यहां से b का वैल्यू निकाला जाए तो 8 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आयत की जो विड्थ है, चौड़ाई जिसे कह रहे हैं आप लोग, वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक वर्ग का एरिया, और वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर लंबाई और इसका मतलब चौड़ाई आपने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। अभी ए स्क्वायर की बात करें, l का मान आपने दिया मेंशन किया हुआ 32, जबकि चौड़ाई आपने निकाली अभी 8 सेंटीमीटर। अगर ए का रिजल्ट निकालना चाहें तो रूट में 32 इंटू 8, जिसको कैलकुलेशन करने पर अगर फैक्टर कीजिए तो 2 इंटू 2 5 टाइम और 3 टाइम ये हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओवरऑल इसको हल करने पर आपको जो रिजल्ट आएगा तो वो कितना हो जाएगा देखिएगा 16 सेंटीमीटर, जो किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है खाद्य पदार्थों का मूल्य 10% तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपयोग की वस्तुओं पर खर्चे का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है खाद्य पदार्थों के मूल्य में 10% इंक्रीज हुआ है और 10% का वैल्यू हो गया आपके हिसाब से 1/10, और आगे दिया हुआ है उपयोग की वस्तु 15%, तो 15% को अगर मेंशन किया जाए तो 3/20 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि उपयोग की हुई वस्तुओं का जो रेशियो है वो है 2:5 और 2:5 जो मेंशन कर रहा है वो किसको कर रहा है पहले ये समझ लेते हैं। अगर ऐसा समझें कि अगर परसेंटेज की वैल्यू है तो सीधा सीधा मैं 100 करके रेशियो को खत्म कर सकता हूं। अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 200 और ये हो गए 500। अगर इन दोनों की टोटल बात करें तो 700 हुआ और 700 वैल्यू है 3500 के, तो 1 वैल्यू हो जाएगी 5 के, 1 वैल्यू हो गया 5 के। अब जरा देखिए देखा जाए कि ये 10% इंक्रीज हुआ था, ये 15%, या तो वैल्यू यहां से बना सकते हो या यहां से बना सकते हो। अगर ये आपने 200 और ये 500 ले रखा है तो देखिए इसका अगर 10% इंक्रीज होगा तो 110/100, इसका रिजल्ट आएगा 220। और अगर 500 की बात करूं तो इसमें 15% इंक्रीज हुआ, अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए इससे 5 टाइम तो 575 ही हो जाएगा। अगर टोटल किया जाए इन दोनों का तो देखा होगा आपने 575 प्लस 220, इसका मतलब 795 रुपए का खर्चा हो रहा है। पहले खर्चे की बात करूं तो पहला खर्चा दे दिया 700, अभी बढ़ गया 95, तो कितना इंक्रीज हुआ 95। और आपने पहले ही मेंशन कर रखा था कि 1 वैल्यू 5 के इक्वल है, तो 1 = 5, तो 95 = 25 और कितना होगा 475 रुपए। देखिए किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है नवीन का 8 महीनों का औसत मासिक वर्ष, मासिक खर्च की बजाय मासिक वर्ष की बजाय खर्च है, इस जगह मासिक खर्च 210 रुपए है तथा अगले 4 महीनों का 250 रुपए है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपए की बचत की हो तो उसकी मासिक औसत इनकम क्या होगी। तो देखिए जैसा कि लिखा है कि नवीन ने 8 महीनों का औसत, 8 महीनों का जो औसत दिया है वो दिया 210 रुपए। अगर कुल खर्चे की बात करूं तो 210 × 8 जो हल होके आपके सामने 0, 8 इतना होता है पहले 8 महीनों का। अगले 4 महीनों का 250 रुपए, तो अगले 4 महीनों का खर्चा दिया 250 × 4 जो टोटल होता है 1000 रुपए, और उसकी बचत भी दी है। ओवरऑल ये खर्चा हुआ ये वाला
8 महीने या 4 महीने, टोटल 12 महीने का ओवरऑल खर्चा ये करें, लेकिन उसने बचत भी की है। अगर बचत को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल इनकम पता लग जाएगी। तो बचत है इसकी 1500 रुपए। अगर इन सभी को ऐड करते तो 0, 8, 11, कैरी 1, ये वाला। अब ये वाला टोटल उसकी इनकम आ गई, ये हो गई पूरे वर्ष की आय। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, औसत मासिक। अब ये वाला जो दिया है 12 महीनों का दिया है, तो 12 महीने के अंदर इतनी इनकम है उसकी, तो अगर एवरेज की बात करें तो औसत हो जाएगी 4180 डिवाइड बाई 12। तो जैसे ही इसको 12 से डिवाइड करोगे तो देखिए इससे ये लगभग 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, जो किसी भी ऑप्शन में 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो 348.33 रुपए के समथिंग होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का रेशियो क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में जो रेडियस और हाइट दी है कॉर्न और सिलेंडर की दी गई है। तो बात करें दोनों को, अगर मैं मेंशन करना चाहूं R1 R2 से, तो समझ सकते हैं कि पहला R1 जो है वो एक कॉर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है और R2 जो है वो एक सिलेंडर को। तो R1 जो है कॉर्न की रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और H1 जो है वो है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये R1 R2 एक्चुअल में मैंने कॉर्न के बारे में लिखा है, और दूसरा वाला जो दिया है वैल्यू वो सिलेंडर का है, जिसको मैं R2 2 सेंटीमीटर और H2 जो है 4 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में है। अभी दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम V1 अपॉन V2 कह सकते हैं इसे। ऊपर वाला वॉल्यूम जो है वो एक कॉर्न का है, नीचे वाला एक सिलेंडर का है। तो बात करें हम वॉल्यूम कॉर्न वाले की, तो कॉर्न का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, जहां R1 और H1 मैंने कॉर्न की रेडियस और हाइट मानी है। और अगर बात करें एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 1/3। अब देखा जाए R1 और R2, आपके सामने R1 का वैल्यू 3 और R2 का वैल्यू है 2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। H1 और H2 की बात करें तो जैसा कि 5 और 4 दिया हुआ उसमें, तो 5/4 है, तो 1/3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5/4। इससे ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, तो 3 का 5 में मल्टीपल जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। तो 15:16 रेशियो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 8 कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर या चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो पार करने की बात कही गई है, पास करने की बात की गई है, पार करने की बात करें तो व्यक्ति को पार करने की ट्रेन को। और जब कोई व्यक्ति ट्रेन किसी खंबे को व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए अब दूरी की बात करें तो दूरी होती है 4 गुना समय, लेकिन दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए दोनों की चालों का डिफरेंस बात करें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा 28 किलोमीटर पर आवर हो गया। और कितने समय में पार कर रही है? 18 सेकंड में। समय की बात करें तो 18 सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर दें। चाल इंटू समय, ये बन जाएगी डिस्टेंस। 18 से 18 कैंसिल हुआ और ये टोटल मल्टीपल करो तो 140 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जाता है और उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी 4 गुणा 4 टोटल हो गया 16 किलोमीटर। अब उसके 4 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया है, तो जब एक ही डायरेक्शन है तो चालों का डिफरेंस, तो 16 डिवाइड बाई 6, 2 से 3 टाइम, 2 से हो गया 8 टाइम। अब पूछा बी ए को पकड़ लेगा, तो बी की स्पीड कितनी है 8/3 इंटू बी की स्पीड है 10। इसको कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आ रहा है आपका 26.7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 32 लीटर एल्कोहल के विलयन में 12% जल था, 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलयन में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो देखिए जैसा दिया है कि 32 लीटर में 12%, तो 32 का 12% अगर रिजल्ट निकालोगे तो एक्चुअल में इतना वैल्यू था, जो अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 436 डिवाइड बाई 38.64 अपॉन 100। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3.84 लीटर बचेगा। अब देखिए कंडीशन लिखा है 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो देखिए अभी इस बेल में देखा जाए इतना तो पहले से ही था, तो इसमें तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं, लेकिन एल्कोहल उड़ गया और 32 में से अगर 26 लीटर निकल जाएगा तो बचेगा कितना 6। अगर परसेंटेज बनाने की बात करो तो 2 डेसिमल से ये दोनों जीरो, तो 6 और 36 24 64 ऑप्शन नंबर ए 64% पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है 32 लीटर एल्कोहल के विलयन में 12%, सॉरी दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट। 10 वस्तुओं का क्रय मतलब इसका कहना क्या चाह रहा है कि जितने पैसे में 10 खरीदी गई उतने ही पैसे में 7 वस्तु बेच दी गई, तो उसे यहां से देखा गया पैसे तो हो गए इक्वल, प्रॉफिट हुआ 3 वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का जो प्रॉफिट हुआ है 7 वस्तुओं को सेलिंग पर हुआ है। अगर इसको भी परसेंटेज बनाओगे तो 300/7 हो जाएगा, जिसको कैलकुलेशन करने पर देखा जाए तो लगभग 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 लगभग 42% के समथिंग हो रहा है प्रॉफिट। देखिए ऐसे ऑप्शनों पर ध्यान देना है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया है, लगभग एक्चुअल वैल्यू होगी इसकी 42%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 3,990 रुपए में बेचा गया है, जिनमें से एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की लॉस होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट। देखिए ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दोनों को सेम हो और एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस सेम हो तो ऐसी कंडीशन हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5% प्रॉफिट 5% लॉस, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 100 कर सकते हो, इसका मतलब 25/100, इसका मतलब कैलकुलेशन का 0.25% का लॉस होगा, जो किस ऑप्शन में मेंशन है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से और उतने ही 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1 रुपए में 3 फल, आग दोबारा से खरीद रहा है 1 रुपए में 2 फल या संतरे जो लिखा हुआ है, 3 और 2 अगर दोनों को इक्वल वैल्यू कर लो तो दोनों की इक्वल वैल्यू हो जाएगी 6। अब आपने देखा कि 3 फल थे 1 रुपए के, ये इसके डबल हुए तो यहां पैसे हो जाएंगे 2। अब देखिए 2 फल थे 6 रुपए के, या सॉरी 2 फल हैं वो 6 बन चुके हैं, तो 2 फल थे 1 रुपए के, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ओवरऑल 5 रुपए खर्च किए। टोटल फल कितने हो गए 6 इधर से और 6 इधर से, टोटल कितनी होगी 12। इसका मतलब 12 फलों को उसने 5 रुपए में खरीदा। अभी इस पर देखा 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 5 का 20% अगर निकालोगे तो वैल्यू कितना होगा, देखिए 1 ही निकल जाएगा। तो 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 5 में खरीदा था, टोटल कितने में बेचना होगा 6 में, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 40 मिनट और 80 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं और फिर पाइप बी बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक को भरने में कुल 30 मिनट का समय लगता हो तो पाइप बी कितने समय तक खुला रहा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए 40 मिनट में भर देता है और बी 80 मिनट में भर देता है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
अभी देखा जाए तो टोटल जो कैपेसिटी थी टैंक की वो कितनी थी, इन दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो हो जाएगा 80। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 1। अगर दोनों एक साथ चलें तो दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 3 भाग को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ समय के एक साथ खोले जाते हैं और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और टैंक 30 मिनट में भर जाता है। बंद हुआ बी वाला, इसका मतलब पूरे 30 मिनट को ए को तो चलाया गया होगा, तो ए ने 30 मिनट के अंदर ए की एफिशिएंसी 2, तो 30 मिनट में कितना भाग भर लिया होगा, 60 भाग, जो कि भरने के लिए टोटल भरना था 80 भाग को, 60 भाग पूरा ए ने फिल कर लिया। तो रिमेन्स पार्ट की बात करें तो 80 - 60 जो है 20 लीटर। अब इस भाग को अकेले बी ने फिल किया होगा, बी की एफिशिएंसी है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 20 मिनट। इसका मतलब बी अकेला 20 मिनट पूरे टैंक में चला, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए जैसे आपके सामने फ्रैक्शन लिखे हैं 5/13, 5/20 और 8/64, 25/100। देखिए इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो छोटे की बात करें तो 5 से ये 5 टाइम कैंसिल हुआ और 5 से ये 20 टाइम कैंसिल हुआ। 5/20 और ये भी 5/100, दोनों ही सेम है, तो ये तो हो नहीं सकती बड़ी या छोटी। अब बात करें इसको, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगाओगे 0, और 5 से 13 से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो लगभग डिवाइड करने का वैल्यू होगा 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 1/8, जिसका रिजल्ट आएगा 0.125। अब देखिए 0.3 से स्टार्ट है, 1.125 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो ये वाला रिजल्ट होगा, और ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 132 और 22 है, उनमें से पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हर किसी लड़के से आना चाहिए। और देखिए दिया है कि दोनों नंबर्स का मल्टीपल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक नंबर भी दिया सेम, सेकंड नंबर पूछ रहा है, जब नंबर वही है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल, तो रिजल्ट सीधा सीधा वही आ जाएगा, और एचसीएफ दिया है 32, इससे कैंसिल हुआ। सेकंड वाला जो नंबर है वो हो गया 32, और 32 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त होती है 6060 रुपए, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसा दिया है ब्याज की रेट 12% है 5 वर्ष में, तो देखिए 100 रुपए पर हमें मिलते हैं 12%, तो एक साल में कितना हो जाएगा 60, सॉरी 5 वर्ष में, एक साल में नहीं, एक साल का रेट 12%, तो 5 वर्ष का हो गया 60 रुपए। अब आगे देखिए 100 रुपए का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, और ये भी क्या है, इंटरेस्ट है, तो 60 जो वैल्यू है वो 6060 के बराबर है, तो 1 = 101, 100 इक्वल कितना हो गया 10100, 10,100 रुपए, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। लगता है क्वेश्चन आपकी तरह समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 17,800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। अगर बात करें 10% रेट है तो इसका मतलब 100 के मिल रहे हैं भाई हमें 110, रेशियो बनाए तो 11/10, 2 वर्ष की बात हो रही है तो 121/100, कितने पैसे का निकालना है 17,800 रुपए का। अगर इससे कैलकुलेशन करें तो इसका 121 × 178 कीजिएगा, कितना आ रहा है आप चेक करो जरा। जैसे इसको कैलकुलेशन करोगे तो 8 पीछे आना चाहिए, 8 तो सभी में, इसमें भी है। आगे कैलकुलेशन करोगे तो 21,538 रुपए हो रहा है इसका कैलकुलेशन, 21,538 रुपए कैलकुलेशन करने पर ये रिजल्ट प्राप्त हो, तो किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में। देखिए अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से, डीआई से, कि पाई चार्ट में 6 शहरों की कुल जनसंख्या का परसेंट विवरण दिया गया है तथा दी गई तालिका पुरुषों का परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज मेंशन की है वो पुरुषों की है, महिलाओं की नहीं है। अभी इसमें लिखा है कि शहर एफ की कुल जनसंख्या 10,000 है,
तो एफ की अगर परसेंटेज की बात करूं तो उधर मेंशन किया हुआ है कि ये वाला जो है एफ है, और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 10,000 को। तो एफ का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 20%। तो 20% वैल्यू है 10,000 के बराबर, तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा? 500। अभी पूछना क्या चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि शहर बी में महिला तथा पुरुषों के बीच का अंतर, अब बात कर रहा है बी में, तो बी की बात करें तो बी वाला है आपके सामने ये वाला, जिसमें पुरुषों की संख्या दी है 30%, तो महिलाओं की संख्या सीधी सी बात है 70% होगी। दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है जो है 40% के इक्वल, और 1% इक्वल कितना है? 500। तो 40 इक्वल कितना हो जाएगा? 40 × 500, कितना रिजल्ट हो रहा है? 20,000। किस ऑप्शन में है देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है इसका? देखिए यहाँ 0 मेंशन करना भूल गए, इस जगह ये आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, सेम कंडीशन है, क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन में एफ की जनसंख्या दी है और पूछना क्या चाह रहा है ये देख लीजिएगा। सभी शहरों में मिलाकर कुल पुरुषों की संख्या क्या है? सभी शहरों पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन 19 पे ही लौट दें और देखते हैं यहां से कि जैसे इसमें दिया है कि 50% इसमें, तो 1% का वैल्यू कितना था? 500। तो 50 का मल्टीपल करोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे ही यहां से निकालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 वैल्यू 500 के, तो ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 15,000, ये वाला हो जाएगा 20 का 10,000, और ये वाला हो जाएगा 40 का 20,000, और ये वाला हो जाएगा 30,000, और ये हो जाएगा आपका 25,000। अगर इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा आपका 1,25,000, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लगता है पूरा सॉल्यूशन आपकी पूरी तरह से समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका निष्कर्ष आगरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रदीप कुमार आपको निष्कर्ष आगरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ सूचना देना चाहता हूं। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस आपको जो है यहाँ पर डिस्कस कराए जाएंगे हमारी पूरी टीम के द्वारा। हमारी टीम का मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो आपको जीएस के डिस्कशन कराने की और जीएस संबंधी जो भी प्रश्न हैं उनके जो है समाधान देने का कार्य मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग सीटेट, टेट, सुपर टेट की क्लासेस तो चला ही रहे हैं, साथ ही आपको केवीएस की क्लास निकट भविष्य में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम निष्कर्ष आगरा को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब हमारा जो मेन फंक्शन है जो आज का, वो ये है कि हम जो है एसएससी जीडी की टेस्ट 1 को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बिना समय खराब किए हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो इन क्वेश्चंस को इस गुणवत्ता के साथ डिजाइन किया गया है कि आगामी जो आपकी परीक्षा एसएससी जीडी की, जिसमें आप जो अपना मूल्यांकन खुद से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस सकें, उस प्रकार से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारी टीम ने अपने सारा अनुभव उड़ेल दिया है। और आगे चल कर के आप देखेंगे, जब आप परीक्षा देंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और लगभग हर सेगमेंट को जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो सारे क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है। ठीक है, इतना थोड़ा सा पॉज हम देते रहेंगे जिससे कि आप जो अपना आंसर लगा सकें और चेक कर सकें हाँ भाई कि हमारा कौन सा सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हमारा ब्लड करता है। ब्लड के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
तो जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है वो जानते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इन दोनों का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष, जबकि आपका राज्यसभा और इसके अतिरिक्त राज्यों में विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते तो आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अतिरिक्त राज्यपाल, इन तीनों को बनने के लिए जो एज की ज़रूरत होती है वो होती है 35 ईयर। ठीक है। तो अब आप आंसर तक पहुंच गए होंगे बड़े आसानी से, क्योंकि मेंबर बनना चाहते हैं लोकसभा का, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 25 ईयर्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना कब हुई? तो एक प्रश्न जो चौरा चौरी घटना पे आता है वो एक बेसिक सा प्रश्न ये भी आता है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा तब तक कि भाई इसका आंसर क्या होगा, आप लगा लेंगे। तब तक मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि चौरा चौरी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है, गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और साथ ही जो चौरा चौरी है ये घटना जो आपकी असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना हुई, जिसमें जो आंदोलनकारी थे उन्होंने लगभग 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया था थाने में बंद करके। तो ये घटना जो हुई है ये फरवरी 1922 की है, और इसका जो डेट है वो 5 फरवरी 1922 है। और आपको बता दें साथ साथ चलते चलते, इस घटना के बाद 7 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता चली होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब जरा ये समझते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्रायद्वीप क्या होता है। तो 3 ओर जल से घिरे हुए भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच से जब एक लाइन गुजारी जाती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो इलाका है, नीचे वाला इलाका, वो पूर्व आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ऐसा इसलिए भी कहलाता है क्योंकि ये जो है इसके जो है आप तीनों ओर देखेंगे तो यहाँ पर पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी, आपका हिंद महासागर और आपका अरब सागर पड़ता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन के हिसाब से अब आप तब तक आंसर दे चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा यहाँ पर है, और यहाँ पर पड़ता है आपका कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। तो साथ में आप ये भी याद रखेंगे। तो अब हम आंसर निकाल सकते हैं, 0 डिग्री से ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ कहलाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है कि कन्याकुमारी यहाँ स्थित है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है भूमध्य रेखा के आपका उत्तर में आएगा। ऑप्शन आपको मिलेगा बी, तो बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वह स्थान जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो आपको पता होगा इन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, रंगून, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली। तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बर्मा यानी रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। उन्हें रंगून बर्मा का शहर है। बर्मा आज जो जाना जाता है वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर 1862 में रंगून में मृत्यु हुई थी आपकी बहादुर शाह जफर की। तो उस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर ए रहेगा। यदि कभी सन पूछ ली जाए कि मौत कब हुई, तो आप ये बता पाएंगे कि 1862 में उसकी मौत हुई। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा, ये थोड़ा सा अशुद्ध लिखा गया है, इसे आप इग्नोर करें। अशुद्ध वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ध्यान रखेंगे, हम ये बात जानते हैं, बहुत सारे बच्चे, ये तो एक साधारण जीके का प्रश्न है, लगातार हम देखते रहते हैं। तो मासनराम मेघालय इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। और बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं एनपीपी का क्या अभिप्राय है। एनपीपी की फुल फॉर्म पूछी गई, यहाँ पर एब्रिविएशन के लिए कुछ टर्म आ जाते हैं, जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी में ये आपका जो है एक क्वेश्चन है। तो इसका जो अर्थ है एनपीपी, वैसे तो एक पार्टी का भी नाम है, नेशनल पीपल्स पार्टी है ना, वो भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालों की बात कर रहे हैं।
भोजन के रूप में बेसिकली जो ह्यूमन खाता है वो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा को जो है भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। हालांकि उसके साथ जो हम विटामिन, ठीक है, जल और खनिज यानी मिनरल्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। लेकिन जब दाल की बात आती है तो दालों में जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका प्रोटीन रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मथुरा, डिगबोई और पानीपत की बात हो रही है तो आप आसानी से भाषा और इन शब्दों के माध्यम से समझ पाए होंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। यह परिष्करण जो शाला है इसका मतलब रिफाइनरी से है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब रिफाइनरी से है। मुझे कोई आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बात बताइएगा इसके बाद कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिफाइंड ऑयल का निर्यात करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का निर्यात करने वाला कौन सा देश है? या रिफाइंड ऑयल का मतलब वनस्पति ऑयल से बिल्कुल नहीं है, यहाँ जो बात है वो आपका डीजल, पेट्रोल वगैरह से बात हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो रिफाइनरीज हैं ये कौन सी कंपनी की हैं, बस इतना क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो ये IOC के अंतर्गत आती हैं, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि IOC जो है आपकी ये नवरत्न कंपनियों में से भी एक है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। सॉरी, ये महारत्न कंपनी है ना, तो महारत्न कंपनियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है ना। तो यहाँ पर 4 चीज़ें दे रखी हैं, 4 ऑप्शन है आपके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो आते हैं वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात आए ये कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 भी पढ़ा होगा, लेकिन आर्टिकल 32 इसमें नहीं दिया है। बहुत से स्टूडेंट इस बात को सोच सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा इतनी देर में। तो आर्टिकल जब 32 नहीं दिया है तो एक ऑप्शन और रहता है, वो रहता है प्रस्तावना। तो ध्यान रखना कि संविधान की आत्मा इन दोनों को कहा जाता है, लेकिन आर्टिकल 32 तब बताया जाता है जब डॉक्टर VR अम्बेडकर का नाम आता है कि डॉक्टर VR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ये आए कि डॉक्टर VR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो आर्टिकल आपका 32 आंसर आएगा। अन्यथा उस केस में आप जो आंसर देंगे वो प्रस्तावना आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन C यानी प्रस्तावना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो सोर्स है वो आपका पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी शुरुआत में संख्या 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है, और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाएंगे। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी है, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये भी आप साथ में याद कर सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन से। तो 42वें संशोधन से 1976 में फंडामेंटल राइट्स को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसीलिए संविधान का यह भाग 4 का है के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपको मिल चुका है। 11वें का जो आंसर है वो आपका स्वर्ण सिंह समिति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक एक उपाधि है। ठीक है, तो उपाधियों पर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर हम CF एंड्रयूज की बात करें तो इन्हें हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, CR दास की यानी चित्तरंजन दास की बात करें तो इन्हें हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब बात आती है जयप्रकाश नारायण की तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन B। तो ऑप्शन B जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो बाकी भी आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर मैं दूंगा,
उस आंसर से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, और ये आप जो अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो उसमें से एक नृत्य मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम की जब बात आती है तो ये भाई तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है ना, तमिलनाडु से संबंधित है मोहिनी अट्टम। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो केरल रहेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा केरल। तो केरल सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है किसका भाई? डायनामो को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और खासकर इसका जो प्रयोग होता है वो जनरेटर में लगा होता है ना, इतनी बात हम लोग जानते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? थोड़ा सा विचार कर सकते हैं और आप इस पर जो है आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय क्रांति की जो माता हैं वो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। लिहाजा जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1857 के जो विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा झांसी की रानी का नाम तो आप जानते ही हैं, है ना, तो लक्ष्मीबाई ने भी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का, अब देखिए यहाँ से अब तक जो क्वेश्चन थे वो सारे जीके टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें हमने यहाँ से हर टेस्ट सीरीज में आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी मिलेंगे, और ये हम दावा कर रहे हैं इस बात का वीडियो में कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो निकट भविष्य में आपकी जो भी परीक्षाएं पूछी जाएंगी उनमें 100% ये क्वेश्चन आएंगे, आपको किसी न किसी परीक्षा में मिलेंगे। अब बस ये दावा नहीं कर सकते भाई कि कौन से शिफ्ट में किस पेपर में कहाँ मिलेगा, वो उतना नहीं बता सकते हैं, अन्यथा ये प्रश्न आपको देखते ही मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में आप जब जाएंगे तब मिल सकते हैं ना। तो देखते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आंसर दे सकते हैं आप तब तक, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो एक 53वां जो हमारा जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया, वो बनाया गया रानीपुर को। किसको बनाया गया? रानीपुर को। और ये आपका यूपी के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। तो रानीपुर के नाम से बनेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022, यहाँ मैं ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन करना चाहूँगा, वुमेन, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने लिया है वो वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में लिया है ना। तो अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई इसका जो आयोजन हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, वो भारत में हुआ है। और इसके जो विजेता हैं, या ध्यान रखते हैं, इसका जो फाइनल हुआ था, इसका जो फाइनल गेम है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनल गेम स्पेन वर्सेस कोलंबिया के बीच हुआ था, जिसमें स्पेन ने 1-0 से कोलंबिया को परास्त किया था, और स्पेन जो इसका विनर है, ध्यान रखेंगे, ये आपको करंट अफेयर्स में पूछने को मिल जाएगा। तो सही आंसर रहेगा सी, यानी अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बढ़ेंगे आगे। संगाई महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ पर है? देखिए संगाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। संगाई एक हिरन की प्रजाति है, तब तक आप आंसर अपना देख सकते हैं, दे सकते हैं। संगाई एक हिरन की प्रजाति है, और ये जो है आपका एक झील है जिसका नाम है लोकटक। तो लोकटक झील जो मणिपुर के अंतर्गत है उसके आसपास पाए जाते हैं। तो इससे आपने आंसर लगा लिया होगा भाई कहाँ पर हो सकता है ये, तो मणिपुर में पाए जाते हैं। और इस लोकटक झील में ही जो है देश का एक नेशनल पार्क है, तैरता नेशनल पार्क, जिसे हम बोलते हैं केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है भाई? आपका मणिपुर में है। तो संगाई हिरन की प्रजाति ध्यान रखेंगे। हिरन के बारे में ये बता दूं आपको कि 1970 में इनकी संख्या केवल 10 बची थी। अब जो इनको जब जो बचाया गया, इनका संरक्षण किया गया है, तो ये लगभग अब इनकी संख्या जो है 60 से 70 के बीच में पहुंच गई है। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मणिपुर।
तो 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। कोप 27 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? कोप 27 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? चलिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है या फिर जो है कुछ गड़बड़ हुआ है, इसे मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये भारत नहीं है, इसका जो ऑप्शन मैं बदल देता हूँ, ठीक है। बस ए ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, और सी जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा शारजाह, शारजाह। तो अब आप अपना आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो कोप 27 यानी कोप का जो अर्थ होता है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के देशों का एक सम्मेलन है, जिसका आयोजन जो किया गया है वो आपका शर्म अल शेख में किया गया है, और ये आपका इजिप्ट या मिस्र के अंतर्गत आता है। यानी मिस्र का एक शहर है, इजिप्ट का एक शहर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया। आप कमेंट सेक्शन में यही बता सकते हैं कोप 26 कहाँ हुआ था, कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, वो आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा इस टेस्ट सीरीज का, IMT त्रलाट युद्धाभ्यास किनके मध्य हुआ है? तो एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि युद्धाभ्यास बहुत सारे होते हैं, और आपको साल भर में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनकी लिस्ट याद कर लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स के सेक्शन में ये क्वेश्चन जो है आराम से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, SSC GD के पेपर में, और ये SSC CGL की भी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है जरा ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में हुआ है। INS त्रलाट जो युद्धाभ्यास है, ये नेवी जो एक्सरसाइज है ना, किसके लिए? ये नेवी के लिए, मतलब जो आपका जो है नौसेना का युद्धाभ्यास है। तो इसमें जो सही जो शामिल होने वाले देश हैं, जानबूझ करके इस तरह के ऑप्शन बनाए गए IMT को लेकर के। तो I फॉर भारत, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो गलत हैं। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है। तो ये आप जो अच्छे से याद करिएगा। ये 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 5 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स के लिए परेशान विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपको इतने प्रश्न करा देंगे कि वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको हर परीक्षा में टकराते हुए दिखाई देंगे, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबके साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं प्रदीप कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बाकी जो सेक्शन है वो हमारी टीम के अन्य सदस्य जो आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।